वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 16 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सिप्री ईयरबुक 2021 के बारे में है। अभी हाल ही में स्वीडन के एक थिंक टैंक, नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में सिप्री, उन्होंने 2021 के लिए अपना ईयरबुक रिलीज किया है। तो क्या हो गया, इंडिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया ईयरबुक रिलीज करती है। फर्दर प्रतियोगिता दर्पण भी ईयरबुक निकाल देता है। तो सिप्री के ईयरबुक में क्या खास है? डेफिनेटली कुछ खास है। ये दुनिया भर में डिफेंस की जो सिचुएशन है उसे पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं। फर्दर किस देश के पास कितनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उसकी भी क्रेडिबल जानकारी इनके द्वारा दी जाती है। हाल की इनकी रिपोर्ट में क्या निकल के आया? हाल की रिपोर्ट में यह पता चला कि इंडिया के पास राइट नाउ 2021 के स्टार्ट का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि पिछले साल इंडिया के पास महज 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हुआ करते थे। बढ़िया बात है, ये सब तो ठीक था। लेकिन जैसे ही खबर आई कि पाकिस्तान के पास 2020 में 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे और अभी 165 हैं, तो मीडिया हाउसेस में इस बात को काफी तेजी से डिस्कस किया जाने लगा कि पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स क्यों हैं और इंडिया इस पर कुछ करता क्यों नहीं। मतलब हम अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या को क्यों नहीं बढ़ाते, जबकि रियल कॉज ऑफ कंसर्न पाकिस्तान नहीं, रेदर चाइना है। चाइना के पास जहां 2020 में महज 320 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, वो बढ़कर 2021 में 350 हो चुके हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि ना केवल उनके पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, रेदर उनके बढ़ने का क्रम भी बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा पाकिस्तान पर रहता है। देखिए, एक लिमिट के बाद इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अगर आपने उन्हें बनाकर बैंक में रख दिया है या फिर फ्रिज में रख दिया है, आप उन्हें मेंटेन नहीं करते, तो उसका क्या मतलब है कि आपके पास कितने नंबर्स हैं या आपने उन्हें कितना पॉइंट ही बना रखा है ना। देखिए, एक डायमेंशन और होता है कि आपने कितने डिप्लॉय कर रखे हैं। लाइक यूएसए के पास 5550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उन्होंने डिप्लॉय केवल 1800 कर रखे हैं, तो बाकी के वॉरहेड्स को इस्तेमाल करने में उन्हें समय लगेगा। फर्दर दूसरा डायमेंशन ये आता है कि कौन सा देश अपने वॉरहेड्स को मेंटेन करने में कितना खर्च करता है। पाकिस्तान इंडिया से आधे से भी कम खर्च करता है अपने इंडिया से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मेंटेन करने में, जबकि चाइना के पास ना केवल हमसे 6 गुना से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, रेदर वो हमसे 4 गुना से ज्यादा खर्च भी करते हैं उन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मेंटेन करने में। तो चाइना ज्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है, ना कि पाकिस्तान। 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 2 यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। और इन सभी का अगर आप टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेंगे 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स। यूएसए और रशिया मिलाकर दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका 90% कवर कर लेते हैं। देखिए, यहां लिस्ट दी गई है कि किसके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यूएसए 5,550, रशिया 6,255 सबसे ज्यादा, देन यूके 255, फ्रांस 290, चाइना 350, इंडिया 156, पाकिस्तान 165, इजराइल 90 और नॉर्थ कोरिया 40 से 50। इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड की कैपेबिलिटी है। हम जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। जमीन से अटैक करने के लिए हमारे पास है पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, फर्दर अग्नि 5 जिसकी कैपेसिटी 5000 किलोमीटर की है। हवा से अटैक करने के लिए हमारे पास है सुखोई 30, मिराज 200 और अभी हमारे पास राफेल भी आ गया है। फर्दर समंदर में से अटैक करने के लिए हमारे पास सिर्फ एकमात्र न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, नाम है आईएनएस अरिहंत। तो हम तीनों ही जगहों से अटैक कर सकते हैं। सिप्री की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट, आर्म कंट्रोल और डिसआर्मामेंट के लिए काम करता है। इसे 1966 में स्टॉकहोम में स्टैब्लिश किया गया था। ये डेटा एनालिसिस और रिकमेंडेशन देते हैं जो भी इनके पास सोर्सेस, पॉलिसी मेकर, रिसर्च, मीडिया से इकट्ठा होते हैं उनके माध्यम से। अब देखते हैं क्या इस प्रकार का कोई क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। देखिए, यूपीएससी ने अग्नि 5 मिसाइल के बारे में एक बार प्रश्न पूछा था। 3 स्टेटमेंट थे कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, दूसरा इसे केवल लिक्विड प्रोपेलेंट की मदद से ही फ्यूल किया जाता है, और तीसरा यह न्यूक्लियर वॉरहेड को 7500 किलोमीटर दूर तक मार सकता है। आपको बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताइए कौन सा जवाब आपका सही है गलत है। देखिए, हमें पता है, अगर कुछ ना भी पता हो तो अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर की है, तो ये तो आप क्रॉस कर दीजिए। जैसे ही आप तीसरा क्रॉस करेंगे जवाब निकल के आ जाएगा 1 ओनली। मतलब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कैसी है किसकी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन ओलिविया के बारे में है। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है ऑलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए।
कोई नया इनिशिएटिव नहीं है। पहली बार इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इस इनिशिएटिव को, इस ऑपरेशन को 1980 के दशक में शुरू किया गया था। पर्पस बिल्कुल साफ है, हमें ऑलिव रिडले टर्टल को बचाना है। जो उड़ीसा का कोस्ट का रीजन है, नवंबर से दिसंबर के महीने में वहां पर आते हैं ऑलिव रिडले टर्टल, तो उन्हें हमें बचाने का काम करना है। इंडिया के जो कोस्ट गार्ड हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए वो राउंड द क्लॉक सर्विलांस करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के पास जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, इंटरसेप्टर क्राफ्ट हैं, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हैं, उन सभी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। बात अगर ऑलिव रिडले टर्टल की करें तो ये दुनिया के सबसे छोटे और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले टर्टल्स हैं। ये टर्टल कार्निवोर्स होते हैं। इनके कवच का जो रंग होता है वो ऑलिव होता है, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है ऑलिव रिडले टर्टल। ऑलिव कलर कैसा होता है? ये जो बैकग्राउंड में स्लाइड का कलर है ये ऑलिव कलर है। मैंने जानबूझ के ये कलर लगाया है ताकि आप समझ जाएं कि ऑलिव कलर कैसा होता है। यहां पर देखिए टर्टल का कलर भी लगभग इससे मिलता जुलता है। आप समझ गए होंगे इसका नाम ऐसा क्यों है। ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर माइग्रेट करते हैं पूरे साल में, फीडिंग के लिए, मेटिंग के लिए, और एक यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इकट्ठा जाके रहते हैं जिसे अरीबाडा कहा जाता है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स एक साथ आती हैं और अंडे देती हैं। हैबिटेट इनका वार्म वाटर्स है, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन का। गहीरमाथा मरीन सेंचुरी जो उड़ीसा में है वो दुनिया का सबसे बड़ा रॉकरी है सी टर्टल्स के लिए। रॉकरी का मतलब जहां पे इकट्ठा आके कोई भी जीव रहता है। IUCN रेड लिस्ट में इन्हें वल्नरेबल रखा गया है साइट्स के अपेंडिक्स 1 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में। बाकी इनिशिएटिव्स जो इनको बचाने के लिए हैं, इनकी एक्सीडेंटल किलिंग ना हो इसे रोकने के लिए उड़ीसा की सरकार ने यह मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी ट्रॉलर्स हैं उनमें एक टेड लगाया जाएगा, टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस। ट्रॉलर्स के पीछे एक जाल होता है जो मछलियों को इकट्ठा करता चला जाता है। जब उसमें मछलियां अटकती हैं तो साथ में टर्टल्स भी अटक जाते हैं। वैसे तो ये किसी के काम के नहीं होते बट ये मर जाते हैं। तो जो ट्रॉलर्स के पीछे जाल लगाए जाते हैं उनमें एक विंडो होनी चाहिए जिसमें अगर कछुआ फंस जाए तो वो इस विंडो से निकल सके, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। हालांकि मछलियां इससे नहीं निकल पाएंगी, लेकिन ये टर्टल्स के लिए एक एग्जिट कवर की तरह काम करेगा। तो इसके जरिए भी हम ऑलिव रिडले टर्टल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 2015 के प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा गया था कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है। उन्होंने ऑप्शन में ऑलिव रिडले टर्टल को भी दिया था, हालांकि यह गलत था। जो सही जवाब है दैट इज गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तुलु लैंग्वेज के बारे में है। जो तुलु स्पीकर्स हैं उन्होंने, जो कर्नाटका और केरला में मेनली रहते हैं, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि जो तुलु लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस ग्रांट कर दिया जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। बात करते हैं तुलु लैंग्वेज के बारे में। एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो साउथ इंडिया में बोली जाती है। साउथ इंडिया में कहां? कर्नाटका और केरला में। कर्नाटका और केरला में कहां? तो कर्नाटका में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें से एक का नाम है दक्षिण कन्नड़ और दूसरे का नाम है उडुपी, जबकि केरला का जो कसरगोड डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसे बोला जाता है। देखिए ये कर्नाटका है, ये केरला है। कर्नाटका में ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तर कन्नड़ और उडुपी, जबकि केरला के नदन पार्ट में ये डिस्ट्रिक्ट है कसरगोड। अगर मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो इन 3 जिलों में इसे बोला जाता है। इस तरीके से जो तुलु स्पीकर्स हैं वो कर्नाटका और केरला में मेनली रहते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में रखा जाए। फायदा क्या होगा इससे? इससे उनका जो कल्चरल ट्रेडिशन है, लिटरेचर का जो ट्रेडिशन है वो और बढ़िया हो जाएगा। तुलु आर्ट एंड कल्चर में काफी रिच है। कुछ फोक सॉन्ग्स हैं जैसे कि पद्दाना या फिर फोक थिएटर, यक्षगान, ये तुलु लैंग्वेज में काफी फेमस है। फर्दर सिनेमा में भी तुलु लैंग्वेज का एक एक्टिव ट्रेडिशन रहा है। हर साल लगभग 5 से 7 तुलु लैंग्वेज की मूवीज तैयार की जाती हैं। जो तुलु फिल्म्स हैं उन्हें हर दिन मैंगलोर और उडुपी के जो थिएटर्स हैं वहां कम से कम एक बार जरूर दिखाया जाता है। अगर 8th शेड्यूल में चला गया तुलु लैंग्वेज तो क्या फायदा होगा? इसे साहित्य एकेडमी रिकॉग्नाइज कर लेगी, तो जो भी लिटरेचर्स या फिर आर्ट्स हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा। जो तुलु लिटरेरी वर्क्स हैं उन्हें अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा। जो MPs और MLAs हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में तुलु लैंग्वेज में बातचीत कर सकते हैं, अपनी स्पीच दे सकते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स तुलु लैंग्वेज में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ऑल इंडिया लेवल के उनमें भी एग्जाम दे सकते हैं। 8th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसकी बात करें तो यहां पर जो लैंग्वेजेस दी गई हैं उनका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 344 क्लॉज 1 और 351 में मिलता है। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में दी गई हैं। 2000 एसमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम,
मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अगर किसी और लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में रखना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, वैसे तो ये पूरा आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर है, बट मैं इससे संबंध में एक रेफरेंस क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा जो कि 2015 में पूछा गया था। ऑल्दो दिस क्वेश्चन वाज नॉट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, रेदर ये क्वेश्चन क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर था। पूछा गया था कि किस लैंग्वेज को अभी हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ऑप्शंस में थे उड़िया, कोंकणी, भोजपुरी और एसएमीज। सही जवाब अगर आप गेस कर पा रहे हो तो करिएगा। अगर क्लासिकल लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो डेफिनेटली ऑफिशियल लैंग्वेज पर भी पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब ए है। 11 मार्च 2014 को वर्तमान में 6 जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं उनमें से एक उड़िया को बनाया गया था। पहले 5 ही थी, दोज वर संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। बाद में उड़िया को भी इसमें जोड़ दिया गया तो टोटल 6 हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के बारे में है। इंडिया को 14वां रैंक दिया गया है चैरिटेबल कंट्री के रूप में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स ऑफ 2021 में। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसे चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये दुनिया में 140 देशों को इवेलुएट करते हैं कि कौन सा देश कितना ज्यादा चैरिटेबल है। इसका पहला एडिशन सितंबर 2010 में आया था। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, इसमें लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 प्रकार के प्रश्न, वो भी पिछले महीने के बारे में होते हैं। क्या आपने पिछले महीने किसी अनजान आदमी की मदद की थी या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की थी जिसे आप नहीं जानते थे और उसे आवश्यकता थी? दूसरा सवाल, क्या आपने कुछ पैसे चैरिटी में डोनेट किए पिछले महीने? और तीसरा सवाल कि क्या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को समय दिया लोगों की मदद करने के लिए? इसके बेसिस पे पता किया जाता है कि कौन सा देश कितना चैरिटेबल है। ध्यान दीजिएगा कि इंडेक्स में इस बात पर फोकस होता है कि पॉपुलेशन का कितना हिस्सा मदद करता है, रेदर कि लोग कितना ज्यादा मदद करते हैं। चैरिटीज एड फाउंडेशन जो है लीडिंग इंटरनेशनल चैरिटी रजिस्टर्ड है ये यूनाइटेड किंगडम में। 1974 में इसे फाउंड किया गया था। ये लिस्ट है उन 15 देशों की जो टॉप पर हैं। इंडोनेशिया, कीनिया, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, घाना, न्यूजीलैंड, युगांडा, कोसोवो, थाईलैंड, तजाकिस्तान, बहरीन, यूएई, इंडिया 14वें पे, देन इथियोपिया। मैं नहीं चाहता कि आप इन 15 देशों के नाम याद रखें। इंडोनेशिया आपको याद रह जाए, टॉप पर है, दैट विल बी बेटर। मैं ये लिस्ट आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देख लीजिए कि जो सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं और सिविलाइज्ड कही जाती हैं वो इसमें नहीं है। मतलब बाकी के देश ज्यादा चैरिटी करते हैं, लोगों की ज्यादा मदद करते हैं। यू विल गेट एन आइडिया थ्रू दिस लिस्ट। देखिए, इंडेक्स पर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती रहती है, लगभग हर साल वो एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। तो आपको सिर्फ आइडिया लग जाए कि इंडेक्स से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन इंडेक्स से पूछा जाता है दैट इज कि इसे कौन रिलीज कर रहा है। जैसे 2018 में पूछा गया था कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन रिलीज करता है, और इसका सही जवाब था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रोजवुड यानी कि सीसम के पेड़ के बारे में है। काफी ज्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में सीसम के पेड़ को लेकर। इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, इसीलिए इलीगल तरीके से इन्हें काटा जाता है। साइंटिफिक नेम है डेल्बेर्जिया लेटिफोलिया। याद ना रहे तो समस्या की बात नहीं है। देखिए, ये आपको डेसिडुअस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलेंगे जहां पर सॉइल में काफी ज्यादा नमी हो। ये 3000 से 1000 मीटर जो समंदर की ऊंचाई है वहां तक आपको मिल जाएंगे। ये इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, जावा और इंडोनेशिया में मिलते हैं। इंडियन रोजवुड को सीसम कहा जाता है। फीचर्स की बात करें तो ये 40 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनका कलर जो लाल कलर का होता है और एक अच्छी खुशबू होती है, इसीलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, फर्नीचर, फ्लोरिंग, प्लाईवुड, कार्विंग और मोल्डिंग की जाती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादातर इससे गिटार बनाया जाता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो इसे 1927 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। सीसम के पेड़ के लॉक को काटना और एक्सपोर्ट करना बैन है। केला रिस्ट्रिक्शन ऑन कटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल ट्रीज रूल्स 1974 भी यह कहता है कि 2.5 मीटर से अगर कोई सीसम का पेड़ रोजवुड छोटा है तो आप उसे काट नहीं सकते। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है IUCN की रेड लिस्ट में और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। ठीक है। थ्रेट की बात करें तो चूंकि कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ज्यादा काट दिया जाता है, और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो सारे पेड़ कट रहे हैं तो ये भी कट रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नाटो समिट के बारे में है। अभी हाल ही में ब्रुसेल्स में नाटो की समिट हुई है। नाटो के बारे में बात करते हैं। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। 1949 में साइन किया गया था। ये वो समय था जब दुनिया 2 गुटों में बट गई थी। एक गुट को लीड कर रहा था यूएसए और दूसरे को यूएसएसआर। तो यूएसए ने यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया था नाटो।
जबकि यूएसएसआर ने यूएसए को काउंटर करने के लिए एक पैक्ट तैयार किया था, दैट वाज कॉल्ड एज वार्सा पैक्ट। तो जो नाटो है उसमें यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज थी ताकि रशिया के एग्रेशन को वो काउंटर कर सकें। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसल्स में है। ये देखिए यूरोप है, यहां पर है बेल्जियम और इसकी कैपिटल है ब्रसल्स। इस मैप में आप देख सकते हैं। नाटो समिट की हम बात कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। कलेक्टिव डिफेंस के ऑब्जेक्टिव पे वर्क करते हैं। मतलब किसी देश ने अगर नाटो के एक देश के ऊपर हमला किया तो सारे इकट्ठा हो जाएंगे। 30 मेंबर कंट्रीज हैं। 2017 में मॉन्टीनीग्रो ने ज्वाइन किया था और 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया ने। 30 देश में 2 नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा और यूएस, और बाकी का 28 यूरोप में। खैर टर्की भी है जो यूरोप और एशिया दोनों में ही है। फर्दर 3 ऐसे देश जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, मैप में लोकेशन यहां है, इन्होंने भी नाटो को ज्वाइन कर रखा है। कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ऑपरेशन ओलिविया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है ऑलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए। टुलू लैंग्वेज 8th शेड्यूल में लिस्टेड है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स एमनेस्टी इंटरनेशनल रिलीज करता है। रोजवुड IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। नाटो हेडक्वार्टर्ड है वॉशिंगटन DC में। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत? जवाब कमेंट बॉक्स में। सचिन की PDF कहां मिलेगी? आपको पता होगा, टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पर मिलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप ओनली IAS नथिंग एल्स सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में जाके। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।